क्लास में सुनाया है मैं, एक ऐसा कोई मतलब कि जो आपका ये रूस के आसपास की कोई कंट्री है, तो रूस के आसपास से किसी कंट्री का जो है तो एक निशानेबाज था, तो उसको ओलंपिक में जो है तो मेडल चाहिए था। तो उसने निशानेबाजी की प्रैक्टिस चालू की कि ओलंपिक में मेडल, तो तभी शायद वर्ल्ड वॉर चालू हो गया और उसका जो है तो ओलंपिक कैंसिल हो गया, है ना। वो संदीप माहेश्वरी ने किसी जगह सुनाया था। तो फिर वो बेचारा दुखी हो गया। फिर कोई नहीं, जब वर्ल्ड वॉर ठीक हो गया तो उसके बाद फिर से उसने मतलब खत्म हो गया, सॉरी, उसके बाद उसने प्रैक्टिस चालू की। इसी बीच थोड़ा युद्ध का उठापटक चल रही थी, तो इसी बीच क्या हुआ कि एक युद्ध की ही तैयारी के दौरान उसका ऐसा कुछ कहानी सीक्वेंस में उतना याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है, तो उसका एक हाथ, जो उसका जो राइट, जैसे मान लो निशान लगाने का सीधा हाथ है, वो हाथ ही उड़ गया। तो एक होता है ना कि एक मौका मिल रहा था, तैयारी अच्छी चल रही थी, कि अचानक एक हादसा हुआ, वो हाथ तो उसका नहीं रहा, जिससे वो बेहतर निशानेबाज था। तो एक व्यक्ति होता है कि हार मान लेता है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति होता है कि उसने जो है तो अपना जो दूसरा एक बचा हुआ ओनली हैंड था, तो उस हाथ को जो है तो उसने इतना मजबूत किया, निशानेबाजी से फिर चालू की। ऐसे करते करते उसके जो है तो काफी लंबा समय, 20-25 साल उसका ऐसे ही बीत गया। और जब वो फाइनली ओलंपिक के लिए अपने देश के दूसरे निशानेबाज से कंप्लीट करने के लिए जब आया, तो लोगों ने सोचा कि यार ये तो पुराना निशानेबाज है और खूब मेहनत किया, नहीं हुआ तो हम लोग को बेस्ट विशेष देने आया। पर उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं तुमको कंपीट करने आया हूँ, है, यानी कि सब 20-21 साल के बच्चे, उनको एक 35-40 साल का व्यक्ति कंपीट करने आया है। और फिर वो व्यक्ति सबको हरा करके ओलंपिक में गया, और उसने फिर लगातार 2 ओलंपिक जीते, मेडल जीते। रियल कहानी है। तो ये सभी कहानियां हैं जो थोड़ा सा, हाँ मतलब जिसमें भी गया हो, पैरा ओलंपिक, ओलंपिक में तो 2 मेडल उसने जीते, ओलंपिक में जीते हैं शायद, पैरा ओलंपिक तो बहुत बात की बात हुई है ना। तो कहने का मतलब ये है कि नाउम्मीद हर समय नहीं होना है, और ठीक है, मानता हूं कि बड़ा ये बात होती है, पर देखो एक चीज जो मैं बताऊं आपको कि बदलाव हमें लगता है कि बड़ा मुश्किल है, पर आप कोई भी एक चीज ज्यादा दिन नहीं, केवल 6 महीने तक एक नियम बनाइए, और उसको 6 महीने तक उस नियम को फॉलो कीजिए, मतलब वो काम कीजिए, और यकीन मानिएगा कि उसी में ही आपको चीजें बेहतर दिखने समझ में आ जाएंगी। एक नियम बनाइए और 5-6 महीने उस नियम को जो है तो क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, उसी में चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एक नियम बनाइए और 5-6 महीने उसको क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, और उसी में आपको जीवन बदलना समझ में आ जाएगा। लेकिन ना हमारे उठने का समय तय है, ना हमारे सोने का समय तय है, ना हमारे पढ़ने का समय तय है, और सपने हमारे बहुत सारे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, 2 समय होता है। एक समय वो होता है जब आप, आज के समय आपको बस आपको करना है। एक समय वो आएगा जब आप चाहोगे लेकिन मौका नहीं मिलेगा। शादी ब्याह के बाद यही होता है, चाहे लड़कियां हो, लड़कियों के पास ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, आदमी के पास चूंकि जिम्मेदारियां रहती हैं, तो वो जिम्मेदारियां उनको पकड़ लेती हैं, इस वजह से नहीं वो कर पाता है। और लड़कियों के साथ दूसरी बहुत सारी, पर उसके बावजूद भी चाहोगे तो करोगे, ठीक है, चाहोगे तो करोगे। विपरीत से विपरीत सिचुएशन में भी चाह लोगे तो बेहतर कर लोगे। एक एमपी, मतलब कहीं पे एमपी के नहीं, सॉरी, कहीं की मैंने पढ़ा था, किसी ऐसे कोई प्लेटफॉर्म वगैरह में, एक लेडी थी, आईएएस थी, उनका पति के साथ उनका नहीं बनती थी, और फिर शायद बच्चा उच्चा भी कुछ था, मुझे थोड़ा सा ऐसा बहुत कहानी सुनी थी, अलग हो गई थी। फिर बाद में किसी, चूंकि सर्वाइवर करना है तो किसी स्कूल को पकड़ा था उन्होंने, और स्कूल पढ़ाने के साथ साथ वो आईएएस की तैयारी करती थी, और उन्होंने ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एक दिन भी छुट्टी भी नहीं लिया, यानी कि स्कूल का काम भी प्रॉपर करती थी, और अपना जो आईएएस की प्रिपरेशन भी है वो बराबर करती थी। इनफैक्ट कि आईएएस की एग्जाम देने के दौरान भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली। डेडिकेशन लेवल, उस लेवल का डेडिकेशन लेवल कि उस दौरान भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली। हम लोग नहीं कर पाते, हम लोग वाकई बहुत कमजोर हैं, बहुत तगड़ा डेडिकेशन चाहिए बहुत अच्छा रिजल्ट के लिए।
और यकीन मानिए कि मेरा मानना है और मैंने महसूस भी किया है जीवन में, जब भी थोड़ा सा मैंने जीवन को एक नियम से जिया है, बेहतर तरीके से जिया है, ठीक है। तो देखो, जीवन में कुछ नियम होने चाहिए। आप अपने आप को जिज्ञासु बना के रखो, हर बात को आंख मूंद के मत मानो, लेकिन कुछ नियम जैसे उठने का नियम, सोने का नियम, एक पर्टिकुलर समय पढ़ने का नियम। तुम्हें लगता है कि मेरे को जीवन में मस्ती भी करनी है, तो नियम बना लो कि मैं इतने समय मस्ती करूंगा, मतलब फिक्स कर लो मेरे को इस समय मस्ती, वो देख लो सुटेबल टाइम कि भाई मुझे मस्ती, मतलब मेरे मस्ती वाले दोस्त 4 से 5 मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो 4 से 5 अपने 4 से 6 चलो, है ना, 4 से 6 अपने मस्ती वाला टाइम बना लो कि इस दौरान मैं दोस्तों का मस्ती करूंगा, ठीक है। मैं उस दौरान पढ़ूंगा नहीं, पढ़ने का दूसरा समय कर लो। तो बिल्कुल आप मस्ती का समय फिक्स कर लो, पढ़ने का समय पॉसिबल हो सके तो कोई भी नींद लेने के बाद का रखो, जैसे दोपहर में यदि 1 घंटे की नींद ले रहे हो तो उसके बाद का रखो, या रात में नींद ले रहे हो उसके बाद, क्योंकि नींद लेने के बाद दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो नींद के बाद थोड़ा अपना दैनिक काम करने के बाद यदि 3-4 घंटे पढ़ सको, उससे अच्छा कोई बेहतर समय नहीं होता पढ़ने के लिए। एक बेहतर समय पूछता है ना, तो नींद लेने के बाद, जैसे दिन भर तुम काम करके थके हो और पढ़ने का समय तुमने रखा रात को 8 से 11-12, प्रॉब्लम ये है कि सुबह तुम 7 बजे उठे हो, दिन भर तुमने अपना काम किया है, दिन भर तुमने बहुत सारी अलाय बलाय दिमाग, बहुत सारा डाटा दिमाग में भरा है, ऑलरेडी तुम मेंटली थके हुए हो, ठीक है, और फिजिकली भी थके हुए हो। फिर वो 4 घंटे तुम यदि बैठ भी गए ना, तो तुम्हारे किसी काम के नहीं आएंगे। लेकिन यही तुम क्या करो कि खूब थक गए हो तो 8 बजे पढ़ने की बजाय, अब ये जरूर है कि घर परिवार में मुश्किल होता है, अकेले बैचलर हो तो हो सकता है, घर आओ, खाना खाओ और सो जाओ, सो जाओ, और सुबह 2-3 बजे उठो और 2-3 बजे से लेकर के 3-4 घंटे पढ़ लो। एक हमारे सर थे, वो ऐसे करते थे कि वो सो जाते थे, फिर सुबह उठ के 4-5 घंटे सुबह पढ़ते थे, यानी कि 2 बजे से 6 बजे तक पढ़ते थे, फिर 1 घंटे की और पावर नैप लेते थे, और उसके बाद कॉलेज में पढ़ाने आया करते थे हम लोग को। इस समय एडीजे हैं, अकबर शेख सर, है ना। पूजा मैम, आप उनसे पूछोगे सर से तो बताएंगे कि अकबर शेख सर से पूछिएगा कि कौन है, तो सर को पता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप जो है तो यूज कर सकते हो जिससे आप बेहतर बनो। चलो वापस आए। हाँ प्रशांत सर, वो भी ठीक है। वीडियो मेरे पास बहुत सारी ऐसे पड़ी हैं, मैं डालने की सोचता रहता हूँ, मैं डालता नहीं। चलो, तो जेजे एक्ट की हम बातचीत चालू करते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जेजे एक्ट में लास्ट जो सत्र हमारा हुआ था, क्या हुआ? कुछ तुम लोग की बातें चल रही, बताओ, हम भी हंस लें। नहीं, अच्छा रोने वाली बात है, चलिए कोई बात नहीं। तो फिर अब वापस आते हैं, तो हम लोग बातचीत करते हैं। जाओ, कोई दिक्कत हो रही? ठीक, जाओ, कंफर्टेबल हो, चली जाओगी थोड़े? हाँ ठीक है ना, ओके, ध्यान रखो अपना, है ना। चलो, तो वापस आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, किशोर न्याय बोर्ड की हम बातचीत करेंगे। धारा 4 से लेकर के 9 तक में जो है तो बोर्ड के संबंध में प्रोविजंस यहाँ पर किया गया है। तो जैसा कि आपको शुरुआती इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया है कि 2 प्रकार का आपका बच्चा यहाँ पर इस एक्ट के तहत निकल के सामने आता है। एक बच्चा वो होता है जो आपका कह सकते हैं, जिसको मैं 60 में क्या बोलता हूं, आरोपी बालक, ठीक है। और एक बच्चा होता है असुरक्षित बालक। आरोपी बालक को हम क्या बोलते हैं? विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, ठीक है, ठीक है, मतलब लॉ में विधि का उल्लंघन करने वाला। 60 में मैंने बोला उसको आरोपी बालक, सीसीएल। तो सीसीएल, तो ये जो बच्चा है आरोपी बालक, यानी कि एक बच्चे के ऊपर 18 साल से कम एज का व्यक्ति है, उसके ऊपर एलिगेशन लगा है, एक आरोप लगा है ना, एक अभियोग लगा है कि उसने कोई ऐसा काम किया है जो अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है, ऑफेंस है, अपराध है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? आरोपी बालक कहलाएगा। तो अब ये आरोपी बालक को किसके सामने पेश करेंगे? बोर्ड के सामने इस आरोपी बालक को पेश करेंगे। तो ये आरोपी बच्चा है जिसने कुछ अपराध किया है, गलत किया है, इसको बोर्ड के सामने पेश करेंगे। तो स्वाभाविक बात है कि बोर्ड भी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे कंफर्टेबल रहे।
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है तो बोर्ड का यहाँ पर सेक्शन 4 में आपका जेजेबी किशोर न्याय बोर्ड को जो है तो एस्टेब्लिश किया गया है। तो धारा 4 में देखोगे कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, स्वाभाविक बात है सब जिले में लोग रहते हैं तो वहां पे बच्चे भी रहते हैं और उनके द्वारा अपराध किया जाता है, तो एक या अधिक, अब ये जिला छोटा बड़ा उसके हिसाब से, छोटा जिला है तो एक, बड़ा जिला है तो एक से ज्यादा, वन आर मोर, यहाँ पर जेजेबी यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को जो है तो एस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है, बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कोई समस्या, सिंपल सा है, राज्य सरकार यहाँ पर आपका बोर्ड को यहाँ पे कह सकते हो कि एस्टेब्लिश करेगी। अब बोर्ड में कौन बैठेगा, तो यहां पर आपका सेक्शन 4 का सब क्लॉज 2, 3 दोनों मिला करके मैंने यहां पर ये लिख दिया कि एक आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अभी चूंकि आपको पता है कि बीएनएसएस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट हट गया है, लेकिन अभी चूंकि आपके बिहार एक्ट में जुवेनाइल जस्टिस में वो प्रोविजंस हैं तो मैंने उनको अभी नहीं हटाया है, आपके उसको एज इट इज रखा है, बाद में फिर उनको अपन देखते रहेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दे हैव एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 ईयर, ज्यादा भी हो सकता है पर एटलीस्ट कम से कम 3 साल होना चाहिए। इसको बोला जाएगा कि प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, क्या बोला जाएगा, प्रधान मजिस्ट्रेट। इसके बाद दो सोशल वर्कर सामाजिक कार्यकर्ता जिसमें एक महिला होगी। यहां पे ध्यान रखना कि एक महिला होगी ऐसा लिखा है, इसका मतलब दोनों महिलाएं हो चलेंगी पर दोनों पुरुष होंगे ये नहीं चलेगा, समझ में आ गया। एक महिला होगी मतलब कि अब ये जो व्यक्ति है, ये जो मजिस्ट्रेट है, ये पुरुष महिला कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन जो सोशल वर्कर बैठेंगे उसमें से कम एक महिला हो, यानी कुल मिलाकर के बोर्ड में एटलीस्ट 1 वुमेन होना चाहिए क्योंकि बच्चों का मामला है, ठीक है। तो ये इसका ध्यान रखा गया। बाकी तीनों महिलाएं हो सकती हैं पर तीनों पुरुष नहीं हो सकते हैं, समझ में आ गया, क्लियर कहानी है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी जो ये सामाजिक कार्यकर्ता होंगे तो उनके पास स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, बाल मनोरोग, सामाजिक विज्ञान, ये पर्टिकुलर कुछ एक विधाएं हैं, क्षेत्र हैं, इन एरियाज में उनके पास डिग्री के साथ 7 ईयर का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। तो ये सामाजिक कार्यकर्ता बोर्ड में जा सकते हैं, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, क्लियर कहानी। तो ये आपका जो सेक्शन देखोगे 4 में, तो सेक्शन 4 में सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3 जो है इन दोनों को मिला करके मैंने आपको यहां बता दिया। तो ये मिल करके एक न्यायपीठ का रूप लेगा, ठीक है, बेंच का रूप लेगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन 4 का 1, 2, 3। अब आते हैं आगे कि बोर्ड में चयन के लिए किसको, मतलब चयन के लिए कौन पात्र नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा, पात्र नहीं होगा। तो बोर्ड के लिए, अरे सॉरी माफ करना, बोर्ड में चयन के लिए कौन पात्र नहीं होगा, कौन एलिजिबल नहीं होगा, जब हम इसको देखते हैं तो ये आप देखें यहां पर कि बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन के लिए कौन एलिजिबल नहीं होगा, पात्र नहीं होगा। पहला क्या कहता है कि मानव अधिकार या बाल अधिकारों के अतिक्रमण का कोई पिछला रिकॉर्ड। स्वाभाविक बात है, कोई व्यक्ति जिसने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रखा है, चाइल्ड राइट्स का वायलेशन कर रखा है, ऐसे व्यक्ति को हम बालकों के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता तौर पर नहीं जोड़ेंगे, ध्यान रखना। नैतिकता संबंधी किसी अपराध, ठीक है, सदस्य, ध्यान रखना सदस्य की बातचीत कर रहा है, मतलब ये दो सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में बातचीत करता है, ये भी क्लियरली ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने पहले से ही कोई भी मोरलिटी से रिलेटेड उसने कोई भी अपराध उसने कर दिया है, ठीक है, किसी भी प्रकार से कि मोरलिटी से रिलेटेड जो अपराध है, नैतिकता संबंधी कोई अपराध के लिए दोषित हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में उसको वहां पर जो है तो सदस्य नहीं बनाएंगे। केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी सर्विसेज से, सेवा से हटा दिया गया है, उसको भी सदस्य नहीं बनाएंगे। किसी बालक के साथ किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग या कह सकते हो कि दुर्व्यापार या मानव अधिकारों के अतिक्रमण का जो है तो एक तरह से कोई दोषी रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि ऐसे व्यक्ति को बोर्ड का सदस्य नहीं बनाया जाएगा, ये सेक्शन स्पेसिफिक तौर पर कहती है। आगे
ये आपका अगला भी ये इंपॉर्टेंट है, ये बल्कि ये थोड़ा ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें कभी एमसीक्यू बने नहीं बने, अभी तक तो नहीं बना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन सकता है कि राज्य सरकार जब बोर्ड के कोई सदस्य की नियुक्ति की जाती है, सदस्य की नियुक्ति, तो 60 दिन के भीतर, नियुक्ति के 60 दिन के भीतर उसको आवश्यक प्रशिक्षण यहाँ पर देने की बातचीत यहाँ पे करता है। खासकर चूंकि बच्चों का मामला है, तो बच्चों से कैसे पेश आना है, कैसे बात करनी है, किस प्रकार से उनको कंफर्टेबल करना है, तो ये सब बेसिक जो है तो उनको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पड़ती है। इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्लॉज 7 में आते हैं। 6 जो है तो इतना कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है, त्याग पत्र देने की बातचीत करता है। क्लॉज 7 कहता है कि मजिस्ट्रेट के सिवाय बोर्ड के जो बाकी सदस्य हैं वो राज्य सरकार के द्वारा आवश्यक जांच के बाद, आफ्टर नेसेसरी इंक्वायरी, इनको कह सकते हो कि हटाया जा सकता है। तो यदि ये शक्ति का किसी प्रकार से दुरुपयोग करते, एब्यूज पावर करते, पहला। दूसरा है कि विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के 3 महीने तक, ठीक है ना, कह सकते हो कि डोंट नॉट पार्टिसिपेट द प्रोसीडिंग ऑफ बोर्ड 3 मंथ, 3 महीने तक किसी भी कार्यवाही में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, भाग नहीं ले रहे हैं। तीसरा कि किसी वर्ष, ईयर में 3/4 से कम बैठकों में भाग ले रहे हो, ठीक है ना, अटेंडेंस लेस देन 3/4 द मीटिंग ऑफ द एनी ईयर। और लास्ट में है कि धारा 4(4) के अधीन अपात्र हो, यानी कि धारा 4(4) यही जो मैंने आपको 4 आधार पढ़े, तो इन 4 आधार के तहत आने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसी कंडीशन में राज्य सरकार आवश्यक जांच के बाद किसी व्यक्ति को बोर्ड से हटा सकता है। ये सेक्शन यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। क्लियर कहानी, बात समझ में आ गई। ये आपका सेक्शन जो है तो कौन है, 4, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है। कोई चीज जो आपको याद नहीं हुई है, समझ में आ गया, ठीक है। एटलीस्ट 3 साल का अनुभव वाला कौन होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। 7 साल का अनुभव वाला कौन होगा, 2 सामाजिक कार्यकर्ता, इसमें कम से कम 1 महिला होगी। बाकी ठीक है, आपका मनोरोग विज्ञान ये सब चीजों में उनका अनुभव होना चाहिए। इसके बाद जो है तो कितने महीने तक यदि भाग नहीं लेते हैं तो उनको हटाया जा सकता है 3 महीने तक। किसी वर्ष में कितने बैठकों में पार्टिसिपेट नहीं करते, हाँ 3/4 है ना। तो यही सब बातें आपको जब कोई सदस्य नियुक्त किया जाता है, प्रशिक्षण कितने दिन में करना पड़ेगा, नियुक्ति, तो यहाँ पे नियुक्ति की तारीख से 60 दिन में राज्य सरकार प्रशिक्षण देगी। कोई कुछ पूछ रहा है, ठीक, ठीक है ना। तो ये सभी बातें आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके बाद अगली कहानी पे बढ़ते हैं। तो अगली कहानी है आपका कि अब ये सेक्शन 5, 6 दो धाराएं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये बच्चा जो है तो बच्चा नहीं है ना, सब्जी साफ साफ नहीं है वाली कहानी है ना। तो जब साफ, वो साफ साफ नहीं है वो कोई पिक्चर में ऐसा देखा था। तो ये बच्चा देखो, इसको दाढ़ी निकल आई, मतलब बच्चा तो है हो गया बड़ा। अपराध करते समय बच्चा था, लेकिन जब पकड़ा गया तो बड़ा हो गया। कई बार होता है ना कि 16, 15, 16 साल के बच्चे ने अपराध किया और अपराध करने के बाद फरार हो गया। जब पकड़ा गया तो 18, 19 साल का हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस अपराध के लिए पकड़ा गया कि जब वो 16 साल में अपराध किया तो क्या करेंगे। या कई बार बच्चा पकड़ा गया और पकड़ के न्यायालय में पेश किया गया, बोर्ड के सामने पेश किया गया, तो उस दौरान जो है तो धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, 18 के ऊपर हो गया। तो इसका उत्तर तो क्या करेंगे, इसका उत्तर जो है 2 धाराएं देती हैं। तो ये कहता है कि उस व्यक्ति का स्थानांतरण जो जांच की प्रक्रिया दौरान बालक नहीं रह गया, ठीक है ना, प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन हु सीज्ड द चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इंक्वायरी। सिंपल सी बात है कि यदि कोई भी व्यक्ति ड्यूरिंग द इंक्वायरी, जांच की प्रक्रिया के दौरान 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, तो भी उसको क्या मानेंगे कि वह अभी भी क्या है, बच्चा है। क्योंकि वह तब अपराध उसको यहाँ पे विचारण उस अपराध के लिए किया जा रहा है जब बच्चा था, ठीक है। तो ये नहीं हो जाएगा कि अरे तुमने भले 16-17 साल में अपराध किया, अब तो तुम बड़े हो गए हो ना, चलो अब बड़ों जैसा ट्रायल चलेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे कौन सा डॉक्ट्रिन काम करता है, बताओ, यहाँ पे कौन सा डॉक्ट्रिन काम करता है, संविधान का कौन सा आर्टिकल काम करता है, बताओ जल्दी से, कौन सा आर्टिकल काम करता है, हैं? इतना दिमाग नहीं लगा रहे हो, क्या है, एक्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। हाँ बोलो ना,
महक, बोल भी सकते हो माइक चालू करके, एक्स फैक्टो, बिल्कुल ठीक है ना, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यहाँ पे काम करता है। भाई जब कार्य किया था उस समय के आधार पे दंड दिया जाएगा, बाद में पकड़े गए हो उस समय के आधार पे नहीं, या उसके बाद कोई चीजें बदल भी गई हैं। हाँ ये बात अलग है कि फायदा हो गया है तो फायदा मिलेगा, क्योंकि बेसिकली जो है तो एक रतन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का केस, वहां पे रतनलाल वर्सेस पंजाब राज्य का केस है कि जिसमें यदि कोई बदलाव है वो बच्चे के मतलब किसी के फायदे के लिए है, खासकर बच्चा है तो उसको उसके फायदे के लिए वो बदलाव काम करेंगे, ठीक है ना, क्लियर कहानी। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो यहाँ पे वो सिद्धांत काम करता है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का सिद्धांत, थोड़ा समझ बढ़ाओ। चलिए सेक्शन 6 में आते हैं कि अपराध जब किया था तो तब 18 साल से कम आयु का था, ठीक है, तो कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के समय अपराध गिरफ्तार किया जाता है, वही कि जब अपराध जब किया था 18 साल से कम था, गिरफ्तार 18 साल के बाद किया गया। तो एक कहानी है कि जांच के दौरान 18 साल हो गया, धारा 5, ऐसे याद रखना, जांच के दौरान 18 साल कंप्लीट, धारा 5, और अपराध गिरफ्तारी 18 साल के बाद, ऐसा याद रखना। तो ऐसे 60 में याद रखना, जांच के दौरान 18 साल पार 5 और गिरफ्तारी 18 साल के बाद पार 6, ठीक है ना। तो जांच के दौरान 18 साल पूरी 5 और गिरफ्तारी 18 साल के बाद 6। तो फिर ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति के साथ वैसे व्यवहार किया जाएगा मानो अभी तो क्या है, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, दाढ़ी निकल आई है तो क्या हुआ, अभी तू शैतान बच्चा है। क्लियर कहानी, बात समझ में आ गई। अब आते हैं धारा 7। अब बोर्ड यहां पे धारा 7 में अपनी प्रक्रिया, प्रोसीजर, क्या प्रक्रिया बोर्ड अपनाएगा, तो यहाँ पे वो प्रक्रिया कुछ प्रोसीजर जो है तो आपकी इस सेक्शन 7 में जो है तो धारा 7 में जो है तो यहाँ पे बताई गई है। तो बोर्ड के द्वारा कौन सी प्रक्रिया प्रोसीजर अपनाई जाएगी। तो धारा 7 जो है, सेक्शन 7 जो है, बहुत ही सिंपल सी बातचीत है। 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर जो आपके आईएमपी है मैंने वही रखा है नोट्स पे, बाकी चीजों को स्किप कर दिया है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर जितने भी प्रोसीजर हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली होंगी। कहाँ पे डिफाइन किया गया है चाइल्ड फ्रेंडली है, बहुत बढ़िया, 2-15 में चाइल्ड फ्रेंडली डिफाइन किया गया। तभी देखो 2 बार पढ़ाने का फायदा होता है, याद हो जाती चीजें। मेरे को भी दिमाग में आ गया था कि 2-15 में चाइल्ड फ्रेंडली है। तो 2-15 में बाल हितैषी चाइल्ड फ्रेंडली को बताया गया था। तो बेसिकली चाइल्ड फ्रेंडली होगी, नियमित न्यायालय के समान जो है तो प्रक्रिया नहीं होगी, है ना। तो नियमित न्यायालय की प्रक्रिया नहीं होगी, भाई बच्चा न्यायालय में आया है तो थोड़ा सा बच्चे का ध्यान में रख करके थोड़ा सा चाइल्ड फ्रेंडली उससे अच्छे से बातचीत करेंगे, कंफर्ट का ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब लगेगा बेटा कंफर्टेबल हो तो बता देता, नहीं तो कोई बात नहीं, बच्चा है पूरा ध्यान रखेंगे। अब चूंकि बोर्ड के सामने ही प्रक्रिया हो रही है तो बोर्ड यहाँ पर समझना कि जैसे मान लो कि कोई सदस्य, अब 3 सदस्य हैं और मान लो कि कोई एकाध सदस्य नहीं है, तो इसकी वजह से कोई प्रक्रिया जो है तो अविधिमान्य नहीं होगी कि नहीं साहब 3 लोग से बोर्ड बनता है, अब तो 2 ही लोग बैठे हो तो कोई नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि फाइनल जब डिस्पोजल हो रहा है तो वहां पर प्रधान मजिस्ट्रेट को मिलाकर 2 सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है। जैसे समझना 2 सदस्य होने चाहिए, तो क्या दोनों सामाजिक कार्यकर्ता ही होंगे, तो यहाँ पे कहता है कि नहीं, मतलब फाइनल डिस्पोजल जब हो रहा है, बाकी ठीक है कभी बैठक के दौरान मजिस्ट्रेट साहब कहीं बिजी हैं तो चलेगा, हम सुनवाई सुन लेंगे, 2 कार्यकर्ता जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसमें एक महिला है तो वो सुन लेंगे। लेकिन जब फाइनल डिस्पोजल होगा और वहां पर यदि 2 ही बैठे हैं तो उसमें से एक कौन होगा, आपका प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होगा, दूसरा एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक छुट्टी में भी है नहीं भी है तो भी चला लेंगे। लेकिन फाइनल डिस्पोजल के दौरान केवल 2 सामाजिक कार्यकर्ता है और मजिस्ट्रेट साहब गायब हैं तो ये ना चले बा, ये ना चले बा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अभी बहुत कुछ उठापटक हुआ है, कलकत्ता से लेकर के बंबई तक। एक हमारे विश्व के बड़े फुटबॉलर लियोनस मेसी जो है तो भारत आए हुए हैं और उसके चक्कर में कोलकाता का एक स्टेडियम जो है तो तबाह हो गया है। तो ये तो देश है, बताओ हमारे यहाँ 15-15, 20-20 मतलब लोग पागल हो जाते हैं भाई।
ऐसा फोटो खिंचवाने के लिए। मतलब हमारे एक तो दिक्कत ये है ना कि हमें आदर्श भी क्या चाहिए, लियोनस मैसी है, लड़कियों से पूछो तो आजकल वो छोटी छोटी लड़कियां, वो जेनजीज नहीं, अभी जो अल्फा बीटा गामा आई हैं अभी बीटा गामा बाद में आएंगी, तो वो कहती है कि हम किसके फैन हैं, तो वो कई वो नॉर्थ कोरिया के, साउथ कोरिया के 4-5 बच्चों का लड़के क्या है, लड़की लगते हैं आधे, वो है उनका ग्रुप है बीटीएस यूटीएस कहलाता है, बिल्कुल पगलाई रहती हैं, बीटीएस बीटीएस बीटीएस। मेरी भांजी भी 2 साल पहले पगलाई थी, तो एक दिन मैं उसको बताया, बेटा सुन, मतलब इतना पगलाई थी, कोरियन सीख रही थी, कि बेटा सुन, मन लगा के पढ़ाई कर ले, कुछ जीवन में बन जाएगी, ठीक है, तो फिर जब तू बन जाएगी ना, उसके बाद तो तू क्या बनना चाहती, बोले मामा मेरे को डॉक्टर बनना है। तो मैंने कहा मन लगा के पढ़ाई कर, डॉक्टर बन जा, डॉक्टर बन जाएगी तो तेरा बीटीएस का सपना, उनसे मिलने का सपना, कोरिया घूमने का सपना बिना कोरियन सीखे पूरा हो जाएगा। उसको बात समझ में आ गई, और बिटिया आज जो है, तो मतलब मेरी वजह से भी नहीं, कुछ और लोगों ने उसकी, मेरी सिस्टर दिन भर उसको डोज देती थी, उसका असर ज्यादा हुआ है। ऐसे हम लोग क्या है ना, हम लोग जैसे हम लोग का डोज ऐसे होता है कि एक दिन हम लोग जब ऐसे बैठते ना, मान लो जैसे आज सारे प्रशांत को सुन लिया, संदीप महेश्वरी को सुन लिया, एक दिन हवा भर गई, और आज तो हम फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये क्या रोज हवा भरना पड़ता है, रोज हवा भरना पड़ता है ना। तुम हमारे विद्यार्थी, हमारे हमारे ऐसे विद्यार्थी है ना, रोज हवा भरना पड़ता है। मैं यहाँ पे कोई बात बोल रहा हूँ, 4 दिन बाद भूल जाते हैं, जब रोज हवा भरना पड़ता है, रोज डोज देना पड़ता है। तो हमारी बहन जी रोज डोज देती थी, तो हमारी भांजी जो है तो आज फाइनली चलो एमबीबीएस में दाखिला हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि रोज देना पड़ता है। तो हम लोग किसको आइडियल बनाते हैं, ऐसे लोग को आइडियल बना रहे हैं। भैया समझो तो सही, क्यों आइडियल अपने लिए है। तो थोड़ा सा मेरे, तो मेरे पिताजी आइडियल है, पिताजी सबके सम्मान नहीं होते मेरे पिताजी, क्योंकि 73 साल की एज में वो अभी भी जो है तो सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, मैं और बेहतर करूंगा जीवन को। तो आइडियल अपने आसपास के ऐसे लोग को बनाओ कि जो जो मतलब है ना, और दूसरी की भक्ति किसकी करो, आइडियल उसको बनाओ। मोह जो है तो मतलब ठीक है, भक्ति जो है तो भगवान ही करो, किसी व्यक्ति विशेष की भक्ति करोगे तो कब दगाबाज निकल गया भरोसा नहीं, है ना। वापस आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, भगवान की भक्ति करने में फायदा है, भगवान को गाली बक दोगे कुछ नहीं करेगा, पर किसी इंसान की भक्ति करो और उसको गाली बको, दुखी होके जाओ, उसको बोले कि तुम्हारी भक्ति किया और ये तुमने बोला प्रसाद चढ़ाओ, मैंने प्रसाद चढ़ा, ये किया वो किया, और तुमने, तो उसके चेले चपोटी आएंगे, कूट के तुमको बाहर फेंक देंगे। भगवान की भक्ति करो, ठीक है, जाके गाली भी बकाओ, खुश तो बहुत हुए होगे आज तुम, तो भी भगवान कहेगा कोई नहीं बच्चा, खुश रह, जायज कर, जीवन जी अपना, ठीक है। वापस आते हैं, मुद्दे की बात करें, है ना। बोलोगे सर ज्ञान ज्यादा देना, क्या करें, तुम लोग को थोड़ा अभी दुखी होना तो थोड़ा थोड़ा जगाना जरूरी रहता है। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखना, है ना, प्रॉपरली। तुम लोग के बहाने मैं भी जगता रहता हूँ, पता है, कई बार तुम लोग को जगाने, मैं भी तो इंसान ही हुआ, मेरा भी तो जीवन जीता हूँ, तो कई बार मेरे साथ भी अच्छा होता है, बुरा होता है, मैं भी दुखी होता हूँ। मैं यकीन मानो कई बार मैं बहुत ऐसा बिल्कुल कुछ मेरे साथ बुरा हुआ होता है, पर तुमको कोई बात बोलते बोलते मुझे मुझे रियलाइज होता है, भाई ये जो मैं इनको बोल रहा हूँ उससे तो मैं भी जूझ रहा हूँ, है। जैसे मैं जब हेडेक होता था, मेरे को काम नहीं होता था, मैं बिल्कुल डिप्रेशन जैसा हो गया था मेरा बीच में हालत, छोड़ छाड़ कहीं भाग जाऊं ऐसा। तो उस समय फिर मेरे को तुम लोग को ही बोलता था, बात करता था, तो मैं सोचता जब इनको बोल रहा हूँ तो मैं भी क्यों ना ट्राई करूं अपने ऊपर। तो फिर ठीक है, अब नहीं कह रहे जीवन बहुत बेहतर हो गया, लेकिन ये है कि अब एक मन में ये भाव आ गया है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ बह जाएंगे रास्ता हो जाएगा। अब इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आ गया है, तो इसीलिए अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया हूँ जीवन जीने में, ठीक है ना। क्लियर कहानी। इसीलिए शादी के 15 साल बाद 16 साल भी मुस्कुरा रहा हूँ वापस आओ, वापस आओ, मुद्दे की बात करते हैं। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगली कहानी है, अंतिम निपटारे में कोई भी मतभेद है, अंतिम निपटारे में क्या है, कोई भी मतभेद है, तो बहुमत की राय जो है तो यहाँ पे क्या होगी, तो यहाँ पे सिंपल सा है, इन द केस डिफरेंशिएट ओपिनियन द फाइनल डिस्पोजल द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी, ठीक है ना, सेल प्रिवेल। सिंपल सी बात है, सेल प्रिवेल, क्या, तो ये आपका, और यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो ओपिनियन होगी किसकी होगी, प्रधान मजिस्ट्रेट। तो ये ठीक है ना, जैसे दो सामाजिक कार्यकर्ता बट गए, तो फाइनली जो है तो हम कहते हैं क्या होगा, तो भैया हमारे प्रधान मजिस्ट्रेट जो है तो
ये मामले को डिस्पोज कर देंगे। तो ये है आपका कह सकते हैं सेक्शन 7। अब आते हैं अगली धारा, धारा 8। धारा 8 आप देखोगे बैरेट में बड़ी लंबी चौड़ी लिखी है, करीब एक आध पेज में तो आराम से निकल जाएगी, है ना, एक आध मतलब 1-1.5 पेज में लिखी है। तो इस 1-1.5 पेज की धारा 8 और दोनों धारा 8 और 9 मिला लोगे तो दोनों मिलाकर के 2 पेज की धाराएं हैं। पर मैंने धारा 8 में काम की बातें भर आपके यहाँ पर नोट्स में रख दी है, बाकी आपका डायरेक्ट है, पढ़ते रहिएगा, कोई मनाही नहीं है ना। बाकी काम की बातें देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो पहली चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिले के लिए गठित जो बोर्ड है, ठीक है, तो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में सभी कार्यवाही को एक्सक्लूसिव अनन्य रूप से निपटाने की शक्ति होगी। मतलब इसका मतलब ये कि यदि जिले में बालक के संबंध में कोई मामला है, खासकर यदि बालक के ऊपर एलिगेशन लगा है और उसको किसी को भी लग रहा है कि भाई ये बच्चा है, अभी वो थोड़ा 9 में और अच्छी बात करता है, पर कोई बालक है, मतलब प्राइमा फेसिया दिख रहा है कि बालक है, प्रथम दृष्टिया दिख रहा है बालक है, तो आंख मूंद करके उसको बोर्ड, अब मान लो कि एक बोर्ड है तो एक उसके पास, और यदि जैसे अधिकारिता बढ़ गया, जैसे मान लो बोल दिया कि भाई विजयनगर भवर कुआ विजयनगर का बोर्ड ए देखेगा, पलासिया का मामला बोर्ड बी देखेगा, ऐसे 3-4 बोर्ड बन गए हैं, तो फिर जो भी जिस एरिया में जो बोर्ड बनाया गया उसके पास जाएगा, किसी मजिस्ट्रेट के पास, किसी दूसरे न्यायालय के पास मामला नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर कहानी, किसके पास जाएगा, बोर्ड के पास। तो एक्सक्लूसिव का मतलब होता है केवल और केवल वही सुनेगा। तो किसी जिले में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है, ध्यान रखना, यानी कि कौन सा बालक है यहाँ पे, ये इसको मैंने क्या बोला है, आरोपी, अपराधी तो बाद में होगा, आरोपी, अरे बालक लिखना है तो आरोपी जो है तो आपका बालक, ठीक है ना, बालक, थोड़ा आराम से लिखूं जल्दीबाजी चक्कर में, तो आरोपी बालक, ठीक है। दूसरा चीज कि इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड को प्रदत्त, ये प्रदोष हो गया है ना, प्रदोष व्रत कथा मेरे को लगता है याद आ रही होगी, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हाई कोर्ट या बालक न्यायालय द्वारा अपील, पुनरीक्षण या अन्यथा धारा 19 पढ़ेंगे अधीन किया जा सकेगा। मतलब बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग जो है तो हाई कोर्ट भी कर सकता है, जो चिल्ड्रन कोर्ट है चिल्ड्रन कोर्ट भी कर सकता है, ठीक है, अपील, रिवीजन या धारा 19 पढ़ेंगे, धारा 19 के तहत कोई भी पावर्स को यदि यूज कर रहा है तो वो भी जो है तो यहाँ पे इस पावर्स को यूज कर सकता है। कोई समस्या, सिंपल सा है। तो इस अधिनियम को बोर्ड को जो पावर्स दिए गए हैं उनका प्रयोग दूसरे भी कर सकते हैं। अगला चीज कि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक यानी कि आरोपी बालक चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विथ लॉ के मामले में धारा 14 पढ़ेंगे, आईएमपी धारा है, विनिर्दिष्ट जांच की प्रक्रिया, तो धारा 14 में पढ़ेंगे आगे, तो उसमें प्रोसीजर बताई गई है, उस प्रॉपर प्रोसीजर का प्रयोग करते हुए, प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए बोर्ड जो है तो यहाँ पे एडजुडिकेशन, न्याय निर्णय और डिस्पोजल जो है तो यहाँ पे करेगा। तो ये आपका अगला पॉइंट है, सिंपल सा है, ठीक है। इसके बाद ये आप 3 पॉइंट्स वहां पर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि पहला जो दूसरा पॉइंट है ये उपधारा 1 और 2 था, फिर उपधारा 3 में से क्योंकि लंबी चौड़ी, उसमें उपधारा 3 देखोगे ABCD करके, उसमें जो है तो एंड तक वहां पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो इसमें से मैंने जो काम की चीजें थी वही लिखा है। तो जैसे यही एक तो लिखा मैंने, तो ये 14 दिन वाला मामला ये भी वही है। फिर अगला है कि ये परिवीक्षाधिकारी वाला, देखो कि परिवीक्षाधिकारी, ठीक है, बोर्ड द्वारा परिवीक्षाधिकारी, प्रोविजन ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, बाल कल्याण अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर है, ये इनको सोशल इन्वेस्टिगेशन करने को बोला जाएगा। अब ये पढ़ेंगे आगे, सोशल इन्वेस्टिगेशन मतलब कि जैसे किसी बच्चे के बारे में जानकारी, लाओ भैया कैसा माहौल में था, माता पिता कौन थे, कैसे गार्जियन कौन थे, क्यों अपराध की ओर अग्रसर हुआ, तो इनको एक तरह से सोशल इन्वेस्टिगेशन का एक काम दिया जाता है कि 15 दिन में। तो ये ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है, आगे कई जगह आपको पढ़ने सुनने को मिलेगी। तो सामाजिक अन्वेषण क्या होता है सोशल इन्वेस्टिगेशन में, कि बच्चा क्यों अपराध की ओर अग्रसर हुआ, तो उसके जो सोशल कौन से ऐसे रीजंस हैं, सामाजिक कौन से कारण हैं जिसकी वजह से वो अपराध की ओर गया, उसको पता लगाने के लिए ये सोशल इन्वेस्टिगेशन। और सोशल इन्वेस्टिगेशन किसी को बोला गया है,
परिवीक्षाधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, किसी को बोला गया है 15 दिन के अंदर बोर्ड को क्या करेंगे, रिपोर्ट पेश करेंगे, ऐसा बोर्ड उनको डायरेक्शंस देगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो अब ये जो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है, ये कहीं पर भी रखा गया है ड्यूरिंग द, पढ़ेंगे आगे कौन संस्थाएं हैं वहां पे, सुरक्षित स्थान, बाल गृह, संप्रेषण गृह, पढ़ेंगे कौन कौन से हैं, ऑब्जर्वेशन होम, चिल्ड्रन होम, तो सभी पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। तो जो भी आवासीय सुविधाएं जहां पे उसको रखा गया है, तो ये जो बोर्ड है, बोर्ड जो है तो प्रत्येक माह, एवरी मंथ, कम से कम एक बार उसका इंस्पेक्शन करेगा, निरीक्षण करेगा कि वहां बच्चों को अच्छे से रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। पढ़ लो, मजाक है, कोई नहीं करता ऐसे। बाल गृह में चले जाओ, बालकों की ऐसी हालत रहती है, ठीक है, पता चला कि ऐसे बाल गृह में रखे जाते, आधे अपराधी तो वहां से बन के आते हैं, और उसका मिसयूज भी होता है। साउथ की तो एक खतरनाक पिक्चर बनी है, कभी देखा तुमने, मास्टर करके, उसका वो है ना हीरो, विजय सेतुपति की पिक्चर है, जानते हो विजय सेतुपति, अरे देखते होगे, जानते होगे, पर उसको है ना, तो उसकी पिक्चर है मास्टर करके, है ना। तो मास्टर में दिखाया है कि उसका जो मेन विलन रहता है, उसे मेन विलन जो रहता है वो भी एक खतरनाक एक्टर है? दोनों विजय हैं। एक सेतुपति था, एक कौन सा पति है पता नहीं, दो का नाम है, थलापति, एक विजय थलापति और एक सेतुपति, हाँ याद आ गया, देखो मुझे भी याद है साउथ के एक्टर चलो, तो सेतुपति हीरो, थलापति हीरो था, सेतुपति विलन था, ठीक है। तो कहने का मतलब है उसमें दिखाया है कि वो बच्चों को क्या करते थे कि ऐसे ही मतलब उसको मर्डर करता था और किसी बच्चे को बोल देता तू अपने ऊपर मर्डर ले ले। बच्चा है तो उसको क्या प्रोसेस होगी, 2-4-6 महीने 2-3 साल में छूट जाएगा। तो उसका एक मिसयूज उन्होंने एक गैंग बना रखा था। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, देखने सुनने को मिलती हैं। आधे ज्यादा अपराधी वहां मिल जाते हैं। चलो, बच्चा सीख जाता है, 3-4 साल भी रह लेता है। तो ये ठीक है, आवासीय फिलहाल जो प्रैक्टिकली होता है वो छोड़े मारे गोली, जो लिखा है वो पढ़ लें। तो यहाँ पे प्रत्येक माह कम से कम एक बार निरीक्षण करेंगे। इसके बाद बोर्ड द्वारा विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध अगेंस्ट द चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विद लॉ कोई भी शिकायत मिलती है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करवाने का भी आदेश है ना। पुलिस को बोलेगा कि भैया इसमें एफआईआर वगैरह दर्ज करवाएं। तो ये एक जितनी एक काम के जितने भी मुझे इसमें मिले है ना, बाकी तो आप पढ़ लेना, सिंपल से हैं। लेकिन जहां पे मुझे लगा कि थोड़ा सा एक संभावना एमसीक्यू की बन सकती है, उन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे नोट्स में रख दिया। आगे बढ़ते हैं, धारा 9 में आते हैं। धारा 9 जो है तो बेसिकली जो है तो ये आपकी बातचीत इस प्रकार से करती है, सेक्शन 9, कि कई बार मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि उसके सामने कोई व्यक्ति जो एज ए एक्यूज खड़ा हुआ है वो बालक है, बच्चा है, ये तो दिख रहा है 25 साल का लेकिन है 17 साल का। या कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को पकड़ के लाए, अपराध करने के 4-5 साल बाद लेके आए और पता चला कि कब के अपराध है भैया, सर ये 2016 में। अच्छा 2016 में भी कितने साल का है बेटा तू? सर मैं अभी 24 साल का हूँ। 24 साल का तू अभी है तो 2016 में कितने साल, कब अपराध किया? 2016 में, तो लगा लो भैया 9 साल है। तो अरे भैया इसको तो चिल्ड्रन बोर्ड ले जाओ, ये तो बच्चा था अपराध करते समय। यहाँ पे थोड़ी 25 साल का भले लग रहा है, 40 साल का लग रहा है, लेकिन वो बच्चा जाए। तो ये कहानी बस वही है आपकी धारा 9 कि यदि उसकी राय है कि आरोपी जो बालक है ना, वह मामले में अधिकार मतलब वो मतलब बालक आरोपी है, ठीक है, बालक आरोपी है, तो फिर वो अधिकारिता रखने वाले बोर्ड को तत्काल भेजेगा। तो ये कहानी हो गया। कोई व्यक्ति मान लो यदि मजिस्ट्रेट के सामने दावा करता है कि मैं बच्चा हूं सर, तब कोई व्यक्ति दावा कर रहा है कि सर मैं जब अपराध किया था तब बच्चा था या अभी बच्चा हूं, तो फिर ऐसी कंडीशन में या न्यायालय की राय है या न्यायालय को भी लगता है कि यार जब अपराध करते समय बच्चा था, ठीक है, तो पहला तो सिंपल सा है कि सीधे जब कोई किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया कि आरोपी बालक है तो मामले को सीधे बोर्ड के पास भेजेगा। प्राइमा फेसिस जिसको बोलते ना, प्रथम दृष्टि, आप बोलते ना प्राइमा फैसिया, तो प्रथम दृष्टिया यदि दिख रहा है कि भैया तो बच्चा है, सीधे बोर्ड के पास भेज दो। दूसरी कहानी क्या कहता है कि कोई व्यक्ति दावा कर रहा है, क्लेम कर रहा है मैं बच्चा हूं साहब, या जज को लग रहा है कि ये बच्चा है, तो फिर अब यहां पर उसकी आयु, एज डिटर्मिनेशन के लिए जांच कर सकता है, ठीक है, आयु का निर्धारण के लिए जांच कर सकता है। आयु का निर्धारण की जांच कहां पे है? अरे जे में कहां पे है, क्योंकि पॉस्को में भी तो यही बोला गया है ना कि जे की है ना, तो 94 पढ़ेंगे, 94 में है, 94 में
94 में प्रोसेस बताई गई है, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एज की। तो उसके तहत यहाँ पे आयु का निर्धारण करेंगे। अब मान लो कि ये बाद में पता चला, मतलब उसको लगा कि भाई बालक है, लेकिन इस बीच उसको उसने कोई सजा वजा दे दी, न्यायालय ने कोई दंडादेश पारित कर दिया था, तो भाई अब चूंकि दंडादेश तो पारित कर दिया, लेकिन अब लग रहा है ये बालक है, ठीक है, बालक है, तो फिर अब ऐसे व्यक्ति को जो दिख नहीं रहा है, देखो मुंह छिपा रहा है, बालक है, बड़ा है क्या नहीं है, तो फिर अब इसके मुंह छुपाने के चक्कर में ये न्याय सजा दे दी है, तो फिर अब ठीक है भैया क्या करेंगे, उसका कोई महत्व ही नहीं, प्रभाव ही नहीं, इसका कोई महत्व नहीं होगा। तो यही कहानी जो है तो आपकी सेक्शन 9 में कहती है। कुछ भी ऐसा परेशानी वाली बातचीत तो वहां पे नहीं है। बाकी ठीक है, बाकी तो सिंपल सा है कि फिर वही है कि उसको अभिरक्षा में रखेंगे, सुरक्षित जगह रखेंगे। तो ये आपकी पर्टिकुलर क्लॉजेस जो है तो यहाँ पे कहते हैं। क्लियर कहानी? चलिए, तो ये आपका हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आज बोर्ड को देख लिया है ना, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को धारा 4 में देख लिया प्रॉपर तरीके से। फिर धारा 5 में हमने देखा कि जांच के दौरान बच्चा नहीं रहेगा, उसके साथ क्या करेंगे। धारा 6 में देखा कि जब पकड़ के लाया गया तो पता चला कि जब उसने अपराध किया था तब बच्चा था, तो क्या करेंगे। धारा 6 यानी अपराध करते समय बच्चा था लेकिन गिरफ्तार करते समय बड़ा हो गया, ठीक है। धारा 7 में प्रक्रिया बाल हितैषी होगी, और खासकर कि वहां पर कि कम से कम 2 व्यक्ति उपस्थित होने चाहिए, और फाइनल डिस्पोजल के समय प्रधान मजिस्ट्रेट होना चाहिए। विवाद की दशा में बहुमत की राय लगेगी। फिर धारा 8 में कि भैया बोर्ड का एक्सक्लूसिव काम है, यानी कि अनन्य क्षेत्राधिकार है बिल्कुल बालक संबंध मामला निपटारा करने, खासकर आरोपी बालक के संबंध में। इस धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग जो है तो उच्चतम न्यायालय, बालक न्यायालय धारा 19 के तहत प्रक्रिया के तहत भी कर सकता है। फिर यहाँ पे धारा 14 में जो प्रक्रिया बताई गई है उसके तहत जांच करेगा, मामला निपटारा करेगा। सामाजिक अन्वेषण की रिपोर्ट 15 दिन में दे देगा। प्रत्येक माह बोर्ड कम से कम एक बार जहां बच्चा रखा जाता है आरोपी बालक, उसकी अच्छे से इंस्पेक्शन करेगा, निरीक्षण करेगा। इसके बालक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर बोर्ड पुलिस को एफआईआर दर्ज करवाने का भी आदेश दे सकता है। बाकी जब जहां पे प्रामा फैसिया कोई बच्चा दिख रहा है कि बालक है, तो कोई भी न्यायालय मामले को बोर्ड के पास भेज देगा। कोई बच्चा क्लेम कर रहा है या न्यायालय को लगता है कोई बालक है, तो आयु का निर्धारण करेगा, और उसके बाद पता चलता है कि बालक है तो उसको बोर्ड के पास भेज देगा। इस दौरान यदि न्यायालय ने कोई सजा सुना दी है, उसका सजा कोई महत्व नहीं रह जाए, कोई प्रभाव नहीं होगा, और उस बच्चे फिर वो बालक को उस जगह पे रखा जाएगा जहां पे बालक अपराधियों को, मतलब बालक आरोपियों को रखा जाता है। तो ये धारा 9 तक की कहानी हमने यहाँ पर देख ली। अब कल बाकी प्रोविजंस को बढ़ेंगे आगे। आज के इस सत्र में इतना ही। तो 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, और फिर उसके बाद चलते हैं बीएनएसएस। ठीक है, ठीक है। बीएनएसएस पढ़ना हो नेहा महक तो सेम आईडी में 5-10 मिनट बाद आ जाना, तो बीएनएसएस पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू।